This conference will गुरुवचन now be recorded. गुरुवचन ग्रुप की ओर से मैं वैद्य मानसी कांबळे अहमदनगर से आप सभी आयुर्वेद प्रेमियों का आज के व्याख्यान सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के सत्र की शुरुआत हम हमेशा की तरह धन्वंतरी वंदना से करेंगे। मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि हम धन्वंतरी स्तवन शुरू करें। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुभपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसन् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे तन्वन्तरीं तिलगतवनं प्रौढदावाविलीनम्। धन्यवाद सर। आयुर्वेद शास्त्र ये हमारा बहुत ही प्राचीन शास्त्र है, बहुत गहरी है। ग्रंथ पठन से भले ही हम उसका ज्ञान प्राप्त करें, परंतु गुरु मार्गदर्शन के बिना आयुर्वेद आकलन होना सर्वथा असंभव है। इसी उद्देश्य के साथ गत 2 सालों से आदरणीय राष्ट्रीय गुरु और हम सभी के आयुर्वेद के आद्य गुरुवर्य वैद्य मल्हारजी जोशी सर के मार्गदर्शन में गुरुवचन चर्चा सत्र एवं व्याख्यान माला की शुरुआत की गई। हर महीने अलग अलग विषयों पर सर ने मार्गदर्शन किया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में कहे गए कई मूलभूत सिद्धांत, पांचभौतिक चिकित्सा प्रणाली के कई बेसिक कंसेप्ट्स जो हमें पढ़ने के बाद तो बहुत कठिन लगते हैं, वही सर के मार्गदर्शन के बाद आज हमें बहुत आसान लगने लगे हैं। हर व्याधि का ग्रंथों से अभ्यास हम सभी करते आए हैं, परंतु सर के व्याख्यान से उसी व्याधि की ओर देखने का हमारा नजरिया अवश्य ही बदल जाता है। आप सभी जिज्ञासु वैद्यों के लिए आदरणीय मल्हारजी जोशी सर के सभी व्याख्यान YouTube पर उपलब्ध किए गए हैं। YouTube पे आप वैद्य मल्हार जोशी गुरुवचन ग्रुप ऐसा सर्च करें, आपको आज तक के सभी वीडियो की प्लेलिस्ट प्राप्त हो जाएगी। आगे होने वाले व्याख्यानों की सूचना भी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे गुरुवचन ग्रुप से जुड़े रह सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के संबंध में अधिक जानकारी पाने के लिए आप वैद्य जयश्री जी माड़ेकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। वैद्य जयश्री जी का मोबाइल नंबर बाद में चैट बॉक्स में हम डाल देंगे। आज के वक्ता वैद्य राष्ट्रीय गुरु वैद्य मल्हारजी जोशी, इनका अल्प परिचय मैं बताना चाहूंगी। वैसे तो सर का नाम ही काफी है परिचय के लिए, फिर भी वैद्य मल्हारजी जोशी सर गत 30 सालों से ज्यादा माधवनगर सांगली में शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा कर रहे हैं। सर की चिकित्सा का महत्वपूर्ण अंग है स्वयं निर्मित पांचभौतिक तरीके से बनी हुई शास्त्र शुद्ध औषधियां। सर हमेशा कहते हैं ये औषधियां ही मेरी संपदा है, जिसके चलते सर को 2008 साल में वैद्य खड़ीवाले संशोधन संस्था द्वारा दिया जाने वाला दवी शेंडे रसौषधि पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भट्टी का बांधना और कुपिपक्व औषधियों का निर्माण ये सर की औषधीकरण की विशेषताएं रही है। सर ने कई औषध निर्माण कार्यशालाओं का यशस्वी आयोजन किया है और आयुर्वेद के विद्यार्थी तथा वैद्यों को खुद की औषधि खुद बनाने के लिए प्रेरित किया है।
आज भी सर के यहाँ माधवनगर में कई विद्यार्थी आयुर्वेद औषधीकरण सीखने के लिए आते हैं और सर ये ज्ञानदान का कार्य निःशुल्क करते आए हैं। आदरणीय वैद्य मल्हारजी जोशी सर आयुर्वेद व्यासपीठ इस संगठना के विद्यमान केंद्रीय उपाध्यक्ष है। हमें बताने में बहुत आनंद होता है कि सर को लगातार 2 बार राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा राष्ट्रीय गुरु के रूप में चुना गया है। अगर कोई वैद्य दुर्भाग्यवश खुद की औषधियों का निर्माण खुद नहीं कर पा रहा है, तो दर्जेदार औषधियां सभी को मिले, इस उद्देश्य से सर ने अपने सुपुत्र श्री शतानंद जोशी इनके साथ भेषजम आयुर्वेद इस फार्मेसी के माध्यम से औषधि निर्माण और वितरण क्षेत्र में भी पदार्पण किया है। श्री शतानंद इन्होंने औषधि निर्माण शास्त्र की पदवी अर्थात बी फार्मा इन आयुर्वेदा जामनगर से प्राप्त की है। जो भी औषधियां बने वो हमेशा गुणवत्तापूर्ण और संपन्न हो, ऐसा ख्याल मन में रख के ही भेषजम आयुर्वेद में औषधियां बनती है। ऐसी गुणवत्तापूर्ण औषधियां पाने के लिए आप श्रीयुत शतानंद जोशी इनसे संपर्क कर सकते हैं, जिनका नंबर हम चैट बॉक्स में बाद में डाल देंगे। इस परिचय के साथ अब आज के व्याख्यान के बारे में 2 शब्द कहती हूँ। पिछले 2 लेक्चर हमने मानस व्याधि इस विषय पर सादर किए हैं। पहले लेक्चर में हमने गेस्ट लेक्चरर वैद्य सारिकाजी गार्डी पुणे से इनका लेक्चर आयोजित किया था। मैडम ने अतत्वाभिनिवेश के सफल केस का विवेचन के साथ प्रेजेंटेशन किया था। अगले लेक्चर में आदरणीय मल्हारजी जोशी सर ने मानस व्याधि में हम कैसे विचार करें, मानस व्याधियों के हेतुओं की व्याप्ति कितनी दूर तक होती है, इस पर मार्गदर्शन हम सभी को किया है। इस व्याख्यान की लिंक आज सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की गई है। मानस व्याधियों की इस अगली कड़ी में आज सर हमें विषाद इस विषय पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि सर आप अपना मार्गदर्शन पूर्ण व्याख्यान की शुरुआत करें। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। अभी बहुत सारी बातें मेरे बारे में हो गई है। मानस व्याधि के बारे में अभी जैसे बताया गया, पहले एक गेस्ट लेक्चर हो गया और उसके बाद पंचभौतिक दृष्टिकोण सामने रखने का प्रयास मैंने शुरू किया है। अभी ये दूसरी कड़ी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मुझे सुझाया गया कि डिप्रेशन के बारे में आप हमें थोड़ी जानकारी दे दें। वैसे तो डिप्रेशन ये शब्द अब आम शब्द हो गया है, ऐसे मुझे लगता है। टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी जो भी समाज के लिए प्रसार माध्यम के द्वारा जो भी हम जानकारी लेते हैं, उसमें भी अभी डिप्रेशन के बारे में, मैं विषाद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अभी डिप्रेशन के बारे में इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। बहुत सारे लोग उसके बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी करते हैं। सभी समाज के सभी वर्गों में ये डिप्रेशन शब्द ज़्यादातर कोरोना के बाद सबके मुंह में आने लगा है। वैसे तो पहले से भी ये चल रहा है। अब पहले से भी, अब हम विषाद की तरफ बढ़ते हैं। डिप्रेशन यहाँ एक शब्द जो हमारे विषाद शब्द से साधर्म्य रखता है, उतना ही पूरा के पूरा वो ट्रांसलेशन नहीं है, या विषाद जैसा ही या डिप्रेशन जैसा ही विषाद, ऐसी बात नहीं हो सकती। लेकिन उसके आसपास जाने वाला एक शब्द डिप्रेशन हमें मिला है, और उसी के चलते हमारे ग्रंथों में जो ज्ञान दिया गया है
उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसमें पांचभौतिक चिकित्सा का कैसा प्रयोग करना है इसके बारे में हम सोचने वाले हैं। ये जो विषाद शब्द है वो बहुत पुराना है, ये भी हम सब लोग जानते हैं। जैसे ही हमने इस विषाद शब्द का विचार करना है, ऐसे हमारे ग्रुप में पहले जो हमारा जो कोर ग्रुप है गुरु वचन वाला, उसमें इस महीने में हम विषाद पर चर्चा करेंगे। तो मेरी एक स्टूडेंट है, उसने सबसे पहले अर्जुन विषाद योगो नाम ये एक पंक्ति लिखकर ग्रुप में डाल दी। यानी रामायण महाभारत काल से ही ये विषाद शब्द हमारे प्रयोग में है, पुराने हमारे सभी ग्रंथों में दिया गया है। उसके लिए अर्जुन का विषाद नष्ट करने के लिए गीता, भगवत गीता भगवान कृष्ण ने हमारे सामने रखी है। उसके बाद ज्ञानेश्वर माउली ने उस शब्द पर भी बहुत बड़ा विवेचन हमारे सामने दिया है। ऐसा ये पुराना और हमारे ग्रंथों में जो सार्वजनिक ग्रंथ है या आयुर्वेदिक ग्रंथ है या आध्यात्मिक ग्रंथ है, उनमें सभी जगह इसका विस्तृत वर्णन हमारे सामने आता है। ये विषाद शब्द आज हमारा जो भी लेक्चर होगा उसके बिंदु स्थान पर रहेगा। हमारे ग्रंथों में हमने देखा तो इसकी व्याख्या बहुत बड़ी दी गई है। उसके बारे में हमारे अनेक वैद्य गण अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। उसमें एक दो बड़े नाम मैं आपके सामने रख सकता हूँ। पहला है सोहन जी पाठक, संभाजीनगर औरंगाबाद से, और दूसरा एक नाम है, शायद मैं मुझे याद नहीं आ रहा, मैं लेक्चर खत्म होते तक आपको वो भी नाम बता दूंगा। यश वेलणकर जी, ये दूसरा नाम है। इन्होंने इसके बारे में बहुत सारे ग्रंथों के डिटेल्स निकाले हैं। उसका जैसा थीसिस लिखा जाता है उसी की तरह से उसकी पूरी जानकारी लिखी है। बहुत सारे लेक्चर्स उन्होंने दिए हैं, लेकिन ग्रंथों में जो दिया गया है उसमें उसकी जो व्याख्या दी गई है वो बहुत बड़ी भी दी गई है। उसका मैंने सार्वदेहिक अवसाधकत्व इतना ही एक शॉर्ट फॉर्म आपके सामने रखा है। इसी शब्द से हमें ध्यान में आ जाता है कि अवसाद यानी खिन्नत्व, खिन्न होना। किसी भी चीज में हमें कोई भी इंटरेस्ट यानी इच्छा नहीं रहना, ये एक व्याख्या के स्वरूप में हम विषाद शब्द के लिए, लेकिन मैंने उससे पहले सार्वदेहिक शब्द भी यूज किया है। यह सिर्फ मानस व्याधि है ऐसी बात नहीं है। मानस व्याधियों में जो बहुत सारे व्याधि दिए गए हैं उनमें से एक, लेकिन इसमें सार्वदेहिक यानी पंच महाभूतों के साथ पंच हमारे जो नासा, नेत्र, ऐसे जो अवयव दिए गए हैं वो भी, या पूरा शरीर, पूरे शरीर की गति भी इसमें आ गई है और वो कम होती जा रही है, और उसमें भी अवसाद हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे प्रतीत होता है। सार्वदेहिक इसीलिए मैंने बोला है, शरीर की पूरी गति धीरे धीरे कम होते हुए नजर आती है, और बाकी उसका संस्कृत अर्थ
वो सब आप ग्रंथों में देख सकते हैं। हमारा आज का ज़्यादातर विषय पांचभौतिक चिकित्सा पर जाना है, इसीलिए कुछ व्याख्या, निदान, संप्राप्ति, ये सिर्फ मुद्दे आपके सामने रखूंगा और पांचभौतिकत्व के हिसाब से कैसे आगे जाए ये डिटेल में बताऊंगा। सर्वगति ह्रास, पूरे, जैसे मैंने अभी बताया, पूरे बदन में होने वाले सभी तरह के गतियां, इसका ह्रास होना या वो कम हो जाना, उसमें शारीरिक भी आता है, मानसिक भी आता है। इन दोनों से उस जो भी रुग्ण है उसकी गतियां कम होती दिखाई देती है। मानसिक तो दिखाई देती ही है, लेकिन उसके साथ शारीरिक भी गति जो रहती है, एक तरह से दूसरी तरफ जल्दी जाना, जो भी काम है वो जल्दी से निपटाना, हर एक की प्रकृति के हिसाब से इसमें थोड़ी कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जब भी वो व्याधिग्रस्त हो जाएगा तब उसकी जो भी गतियां हैं वो और भी धीमी होती नजर आती है। ह्रास बोला है, नष्ट होना, यहाँ तक वो रुग्ण जा सकता है और उसकी शारीरिक वैसे ही मानसिक भी पूरी गतियां नष्ट हो सकती है, यहाँ तक वो जाता है और उससे उसको बाहर हमें निकालना है। व्याधि व्यवच्छेद, ये जो मुद्दे मैंने अभी ले रहा हूँ वो थोड़े से जल्दी जल्दी हम आगे जाए इसके हिसाब से ले रहा हूँ। यदि कुछ भी आपको इसमें पूछना है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप सभी लोग, या बाद में मुझे पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। व्यवच्छेद करते हुए जो बाकी मानस व्याधि हमारे सामने आते हैं उसमें और इसमें जो फर्क है वो मैंने आपके सामने सबसे पहले रखा है। हमने बहुत बढ़िया अतत्वाभिनिवेश वाला लेक्चर सुना है, भुजबल मैडम ने बहुत उसकी डिटेल में हमें हिस्ट्री बताई है, लेकिन उसमें उन्होंने मृत्यु तक जाने वाली दिशा उस व्याधि में हमें बताई नहीं है। लेकिन विषाद में यहाँ तक की गति, यहाँ तक की मानसिक अवस्था हम देख सकते हैं। सर्वसंग परित्याग करके मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये अंतिम अवस्था है। प्रारंभ से ही ऐसी बात होती है, ऐसा नहीं होता, लेकिन अंतिमतः मृत्यु की ओर ले जाने वाला विचार इस विषाद व्याधि में रुग्ण के मन में आ सकता है। घर वाले सभी लोगों को, उसके मित्र जो भी होते हैं उनको, सभी को वो टालना प्रारंभ कर देता है। उनके साथ मिलना जुलना सब बंद करके एक कोने में बैठा रहना, ऐसी बातें करते करते यदि बहुत देर हो गई तो वो सुइसाइड भी कर सकता है, मृत्यु को भी अपना सकता है। व्यवच्छेद हर एक अवस्था से मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो मानस व्याधि दिए गए हैं उनमें से सिर्फ ये विषाद अलग कैसे है ये मैंने आपके सामने रखा है। अब यहाँ विषय आता है, बहुत सारे व्याधियों में हमें उपेक्षा एवं भेषजम ऐसे बताया जाता है। हर एक व्याधि के बारे में, शारीरिक हो मानसिक हो, थोड़ा समय देना ये बात आवश्यक रहती है। यहाँ भी दो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, रुग्ण सापेक्ष और वैद्य सापेक्ष। यानी रुग्ण ने उपेक्षा करते वक्त क्या करना है और वैद्यों ने भी उपेक्षा करते वक्त क्या क्या करना है, इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। यदि जब भी हम इसके कारण देखेंगे तो आपके सामने एक विषय आ सकता है कि
सबसे पहला कुछ निमित्त मात्र कारण से कुछ निमित्त मात्र कारण से विषाद मन में आ सकता है। वो रुग्ण विषाद से व्याधिग्रस्त भी हो सकता है। एक सेकंड, मैं जरा व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ, वो डिस्टर्ब कर रहा है। एक मिनट। रुग्ण को किसी निमित्त मात्र कारण से, इसमें सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है, वो भी एडवर्टाइज हम देखते हैं, तुम तो मर गए लेकिन 1 करोड़ का इंश्योरेंस तूने नहीं किया। ये जो बात वो औरत हमें टीवी पर बोलते दिखाई देती है, उसमें उसके मन में आने वाला ये विचार बहुत ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, बस। उसके बाद वो सब कुछ, ये जो उसको डीप 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 अवस्था में लेने के बाद मृत्यु तक ले जा सकता है, लेकिन उसमें जो थोड़े सत्व गुण बाकी रहते हैं, वो सत्व गुण के कारण ये जो दुर्भाग्यवश उसके मन में या उसके जीवन में कुछ क्षण, कुछ पल आ जाते हैं, उनके ऊपर वो मात करके 2-3 महीने के बाद खुद कहाँ नौकरी पे लग जाती है या घर में जैसा वातावरण होगा, लेकिन पहले 8, 10, 15 दिन उसके मन में भी ये विषाद या जो उसके समानार्थी शब्द हम यूज कर रहे हैं डिप्रेशन आ सकता है। हमें दिखाई देते हैं, बोला जाता है कि यदि कोई ऐसा अपना चला गया और घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है, उसका लगाव जो व्यक्ति गया है उससे ज़्यादा होता है, तो वो रोना हंसना सब कुछ बंद कर देता है और एक विचित्र अवस्था में चला जाता है। उसी वक्त सब लोग जो नॉन मेडिकल लोग भी है वो भी बोलते हैं, अरे उसको रुलाओ, उसको रुलाओ, उसको रुलाओ। ये भी एक ये विषाद की चिकित्सा ही है जो समाज में प्रचलित है। वो वहाँ जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं वो करते दिखाई देते हैं। कुछ क्षण के लिए, 1 घंटा के लिए, 2 घंटे के लिए वो पूरा निस्तेज, निष्क्रिय ऐसे बनता है और उसी के हिसाब से उस अवस्था से उसको बाहर निकालने के लिए कभी कभी उसके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ता है, लेकिन उसको रुलाया जाता है। रुलाने के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। हमारे समाज में इतने सारे विचार, इतनी सारी कृतियाँ, इतनी सारी गतियाँ हम खुद करते रहते हैं। इसके लिए हर हर वक्त किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की जरूरत भी नहीं रहती। दिखाई देने में तो वो विषाद ही है, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो घर में होते हैं वो भी उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा उस वक्त वैद्य की चिकित्सा की, वैद्य की वैद्य से भी आगे जाकर कोई ड्रग्स वगैरह देने हैं तो साइकेट्रिस्ट की, ऐसी बात हम कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने कुछ काल के लिए होने वाला डिप्रेशन या विषाद बोला, उसके लिए ऐसे बहुत सारे नुस्खे हम वैसे ही कर देते हैं। यह रुग्ण सापेक्ष के बारे में मैंने एक उदाहरण, 2 उदाहरण आपके सामने रखे हैं। अब वैद्य सापेक्ष, इसमें हम क्या विचार कर सकते हैं? हमारे सामने रुग्ण आ गया है, हम जो परीक्षण करते हैं उसी के हिसाब से या उसके साथ जो भी आया है वो जो बताते हैं उन्हीं के हिसाब से हमें प्रायः समझ में आ जाता है कि नहीं ठीक है, इसको थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया है और इसको बाहर निकालना है।
तो सबसे पहले हमें उस रुग्ण की अभी जो अवस्था है, वो अवस्था आने का कारण और अभी के लक्षण, इन दोनों का शांति से विचार करके इसमें हम पहले क्या कर सकते हैं, इसका विचार वैद्य ने करना है। डायरेक्टली ड्रग्स, डायरेक्टली पंचकर्मा, ये बात करने से पहले बीच का कोई रास्ता निकल आता है क्या? और इसके बारे में मैंने पिछले महीने में जो हमारा लेक्चर हुआ था, उस लेक्चर में 17 साल की एक लड़की का पूरा केस प्रेजेंट आपके सामने किया है। वो अभी यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमें जानना चाहिए कि उसका बेसिक कॉज क्या है। यदि वो कॉज हमारे सामने, हमारे मन में, हमारे ध्यान में आ गया, तो उस वक्त हम तय कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीनों के लिए इसको सिर्फ उस जो भी पेशेंट है उसका समुपदेशन करते 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 काल व्यतीत करना है। हर एक पेशेंट के मैंने प्रारंभ ऐसा किया है, हर एक पेशेंट के बारे में हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती ही है या कोई कर्म करने की ज़रूरत पड़ती ही है, ऐसी बात नहीं होती। सिर्फ समुपदेशन करते करते जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, काल व्यतीत होगा, तो भी अच्छी तरह से वो रुग्ण ठीक हो सकता है। ये वैद्य सापेक्ष उपेक्षा के बारे में मैंने आपके सामने विचार रखे। सिर्फ एक एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, वैसे इसके बारे में भी बोलने के लिए बहुत सारा विषय हो सकता है। आप भी इसके बारे में सोचने का प्रयास कीजिए। सुनाई दे रहा है ना जी सर, मानसी? अच्छे से सुनाई दे रहा है। हाँ, हाँ सर। दिखाई भी दे रहा है। हाँ सर। स्लाइड्स भी दिखते हैं और सुनाई भी दे रहा है ना? ठीक है। हाँ सर। अभी निदान, जैसे मैंने अभी बोला कि हमें रुग्ण का नहीं, व्याधि का कारण, जिसको हम निदान बोलते हैं, उसकी जानकारी अच्छी तरह से हमें लेनी पड़ेगी। अभी जो 2-3 बात बताए, उसमें से सबसे पहला एक कारण ऐसा हो सकता है अपघातजन्य। अपघात यानी डायरेक्टली एक्सीडेंट, ऐसे में यहाँ नहीं मुझे बोलना, लेकिन कुछ, हाँ, एक्सीडेंट शब्द यूज कर सकते, एक्सीडेंटली उसको, ये जो बात होती है, वैसे हम इस अपघात शब्द का अर्थ ले सकते हैं। जैसे कि मृत्यु के बारे में बताया, किसी बहुत बड़े जानवर सामने आने से हमें बहुत डर लगता है और उसमें मैं अभी मर जाऊंगी, मैं अभी मर जाऊंगा, ये जो बात मन में बैठती है, बाद में वो चला जाता है, धीरे धीरे वो पेशेंट भी ठीक हो जाता है, ये सब हो सकता है। लेकिन ये एक निदानार्थक कारण निश्चित तरीके से हो सकता है। ये अपघात के बारे में मैंने जो पिछली केस में बताया था कि एक लड़का उस लड़की की ओर देखता था, एक बार देखा, 2 बार देखा, इसी कारण वो धीरे भयभीत होने लगी। इसको हम कोई अलग नाम देने के बजाय ये एक ऐसा कारण हम इसकी ओर, ये ऐसा एक कारण हो सकता है कि जो धीरे धीरे या अचानक किसी कारणवश उस पेशेंट के मन में आना प्रारंभ हो गया है। दूसरी बात मैंने लिखी है परिस्थितिजन्य। बहुत सारे जो नौकरदार यानी नौकरी पेशा करने वाले, सर्विस करने वाले लोग रहते हैं, इसमें ज़्यादातर
फीमेल जो रहती है, महिलाएं जो रहती है, उनके बारे में, जो उनके कलीग्स होते हैं या बॉस होते हैं, उनसे इनके साथ होने वाला बर्ताव, गवर्नमेंट जॉब है लेकिन सीनियर मंडली या कलीग जो भी है वो उनको बहुत सारे परेशान करते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो उस सब से बहुत दुखी हो जाती है और जॉब छोड़ने के लिए, यदि जॉब नहीं छूट रहा क्योंकि घर की परिस्थिति बहुत कठिन है, पैसा तो कमाना है, ये जॉब भी नहीं छोड़ सकती, जॉब करने जब जाती है तो ये सब हैरेसमेंट सामने आ जाती है। ऐसी बातें जब जब होती है तो धीरे 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 मन के ऊपर परिणाम होता है और थोड़ा सा डिप्रेशन प्रारंभ हो सकता है। आगे जाकर ये बहुत बड़ा स्वरूप भी ले सकता है। हमारे ग्रंथों ने जो भी इसके कारण दिए हैं उसमें ये सत्वृत्त त्याग है, ईर्ष्या आदि मानस भाव जो हमें बताए हैं, अतिराग है, अयोग्य ब्रह्मचर्य पालन, रौद्र रूप दर्शन, दुखदायक वस्तुओं का सेवन है या दर्शन है या उसके साथ रहने का प्रसंग आ जाए तो भी किसी का सत्व हीन सत्व हो तो भी वो जल्दी इसके चपेट में आ सकता है। सबसे बहुत बढ़िया एक कारण ग्रंथों ने हमें दिया है वो है अधारणीय वेग या धारणीय वेग। ये जो हम ग्रंथों में सीखते हैं उनका पालन या उनका त्याग, ये भी एक महत्वपूर्ण मानस हेतु में ग्रंथों ने दिया है। हर एक के उम्र के हिसाब से, हर एक के उम्र के हिसाब से दिनचर्या पालन ठीक तरीके से न होना, ये भी एक सूक्ष्म कारण विषाद के लिए हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मानस हेतु, उसके साथ कुछ शारीर हेतु जैसे कि रसक्षय है, ओजक्षय है, किसी जैसे मैंने एक्सीडेंट के बारे में बताया वैसे गर्विष का अनवधान पूर्वक सेवन होना, जो हमारे मित्र मंडल रहता है उनके साथ अभक्ष्य भक्षण होना, कि जो हमारे घर में सद्वृत्त पालन करते हुए हम नहीं करते, लेकिन जो मित्र परिवार है उनके साथ रहकर वो गलती से या किसी जोर जबरदस्ती से वो खाना पड़ना, अशुचित्व, रसों के बारे में, हमारा जो आहार रहता है उसमें लवण रस अति सेवन, ऐसे बहुत सारे कुछ उदावर्त है, उरुस्तंभ है, ऐसे व्याधियों में भी कि जो सहज साध्य नहीं रहते या दीर्घकालीन कोई असाध्य व्याधि भी हो जाता है, जैसे कि कैंसर है, जलोदर है, यह असाध्य मैंने बोल रहा हूँ, यानी ग्रंथों ने जो उसकी अंतिम अवस्था जो बताई है उस वक्त तक हम यदि पहुंच गए, रुग्ण यदि उस वक्त तक उस अवस्था तक पहुंच गया तो उसके मन में भी ये ऐसे विचार आ सकते हैं। सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कारण ऐसा है अर्थ कारण। अभी जो समाज या सामाजिक स्थिति है, बहुत बड़े उलटफेर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अन्य अन्य मार्ग जो पैसा कमाने के होते हैं वो अपना रहे हैं, जैसे कि शेयर मार्केट है, इधर उधर बहुत सारे, उसमें यदि बहुत घाटा हो गया और जिन्होंने सबसे पहले जीवन में
पैसा ही सब कुछ माना है, ऐसे लोगों में भी ये लक्षण, यदि ऐसा बहुत कुछ अघटित घट गया तो सबसे पहले या धीरे धीरे आ भी सकता है। ये एक निदान के यानी ये हेतु, ये कारण हम इस व्याधि में देख सकते हैं। निदान के बारे में मैंने 2-3 स्लाइड्स बनाई है। उसमें से पहले ये अपघातजन्य, परिस्थितिजन्य, सद्वृत्त त्याग और मानस भाव, ईर्ष्या आदि, ये 4 महत्वपूर्ण विषय हमने देख लिए। अब वैद्य सापेक्ष जो शब्द मैंने पहले यूज किया है, रसक्षयजन्य लक्षणे, ये भी एक कारण, अभी शारीरिक कारण करके मैंने बताया है। धीरे धीरे शब्द असहिष्णुता, ऐसे यानी हम जिस समाज में, जिस घर में रहते हैं, वहाँ पर भी जो लोग रहते हैं उनके साथ भी हमें यानी रुग्ण को तकलीफ सहनी पड़ने लगी। तो धीरे धीरे और किसी व्याधि के कारण यदि रसक्षय हो गया तो एक विषाद की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कारण ये रसक्षय व्याधि भी है, रसक्षय लक्षण भी, ये सब हमें विषाद की ओर ले जा सकते हैं। अब वैद्य सापेक्ष में सबसे पहला हम प्रयोग कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। पहले पेशेंट हमारे सामने कैसे आ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा है, उसकी हालचाल कैसी चल रही है। जैसे कि मैंने बताया है, किसी कोने में जाकर बैठता है, यदि हम घर गए तो ये भी समझ में आ सकता है, या कोई उसके साथ जो भी आया है वो भी बताता है, मुझे कुछ नहीं करना करके बिस्तर में लेटा रहता है या किसी कोने में जाकर बैठता रहता है। ये दर्शन परीक्षा से हम समझ सकते हैं। ये प्रश्न परीक्षा हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ये एक निदानार्थक भी हो सकता है और उसको कुछ ऐसे प्रश्न हम पूछ सकते हैं क्या, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि तूने जाकर उस लड़के को एक कान के नीचे बजानी है, ऐसे तो कर सकती है क्या, ऐसा प्रश्न भी हम पूछ सकते हैं। यानी उसके जो भी कारण है वो मन से निकालने के लिए उसको कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, या उसकी ये अवस्था क्यों आ गई है ये जानने के लिए भी हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं। श्रवण परीक्षा, ये भी बहुत आवश्यक एक परीक्षा, हम इसको समझ सकते हैं। रुग्ण हमारे साथ कौन सी भाषा में, उसको जो भी भाषा आती होगी उसी के हिसाब से बातें करेगा, लेकिन फ्लुएंसी कौन सी भी जो भाषा होगी, मराठी में बोलने वाला मराठी फ्लुएंटली बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, अंग्रेजी वैसे बोल रहा है या कुछ गलत शब्द बीच बीच में आ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे कन्नड़ी पेशेंट, कन्नड़ बोलने वाले पेशेंट भी आ जाते हैं, उनमें उनके हिसाब से वो बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, या जो भी उनको एक्सप्रेस करना है उसमें कुछ गलतियां हो रही है, वो जो बोल रहे हैं उसमें कुछ आगे पीछे हो रहा है। ये बात हम शांत चित्त से हमें भी श्रवण करनी चाहिए। जो भी सामने आ रहा है उसके बारे में हम अच्छी तरह से परीक्षा करते करते, दर्शन, प्रश्न, श्रवण भी मैंने अलग से लिखा है, वो जो भी बोलता है उससे या उसकी गतियों से, वो जो भी भाषा प्रयोग कर रहा है उससे हमें समझ में आना चाहिए कि ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। यदि हमें उसके साथ आए हुए जो भी उसके साथी होंगे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया तो भी वो जब बोलेगा तब हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ना यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो गई है, वो ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, यानी उसको कुछ तो शारीरिक मानसिक कैसी भी कुछ तो कठिनता है।
ये एक बार हमने जान लिया तो आगे जाकर हम उससे सवाल कर सकेंगे, क्या भाई क्या है, कौन सी तकलीफ है तुझे, ये सब उसको पूछकर आगे आगे हम उसके व्याधि के मूल कारण तक जा सकते हैं और उसकी अच्छी तरह से चिकित्सा भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो एक हमारे सामने आया हुआ एक रुग्ण और उसकी कैसी परीक्षा करनी है, इसका विचार हमने सबसे पहले दर्शन स्पर्शन प्रश्न स्पर्शन का अभी विषय आ रहा है, श्रवण, ये 2-3 मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं। अब निदानार्थक उदर परीक्षण, उदर परीक्षण है पंचभौतिक चिकित्सा का एक बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत असरदार एक, कौन से भी व्याधि में मैं बोल रहा हूँ, हमें पॉइंट टू पॉइंट या टिपिकल डायग्नोसिस के ऊपर ले जाने वाला ये उदर परीक्षण रहता है। भले रुग्ण के साथियों ने, रुग्ण ने हमें कुछ भी नहीं बताया, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं बताया। जैसे पहले नाड़ी वैद्य हुआ करते थे, वो ही पेशेंट को बोलते थे कुछ भी नहीं बताना, सिर्फ बैठ जाना, मैं नाड़ी परीक्षा करके तुझे सब तुम्हारी परिस्थिति बताऊंगा। वैसे ही ये उदर परीक्षण हमें दिशा दर्शक या मार्गदर्शक हो सकता है। अभी हमारे सामने विषाद, ये समस्या हमें समझ में आ गई है, साथियों ने बताई है या रुग्ण से हमें पता चली है। उसका जब हम उदर परीक्षण करेंगे, तो प्रायः, मैंने यहाँ प्रायः शब्द इसलिए कि हर एक व्याधि में ऐसा ही होगा ये बात नहीं होती, लेकिन प्रायः प्लीहा स्थान पर पीड़नासत्व दिखाई देता है। यदि अन्य कोई व्याधि के कारण विषाद हो गया हो, यदि अन्य किसी कारणवश, अन्य किसी व्याधि के कारणवश, तो ये लक्षण दिखना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं होगी। जैसे कि कैंसर के बारे में मैंने बोला, ब्रेन ट्यूमर है, ग्रंथों ने लिखा है 2-4 महीनों में चला जाएगा। तो ये जो 2-4 महीने होते हैं, उसमें जो उसकी मानसिक अवस्था रहती है, उसमें प्लीहा स्थान पर पीड़नासत्व दिखाई देगा, ऐसी बात होगी भी नहीं होगी भी, लेकिन उसके मन की स्थिति हमें समझ आ गई है और उसी से उसको बाहर निकालना है। यही हमारा अच्छी तरह के यही हमारा उद्देश्य रहेगा। इसलिए प्रायः शब्द लिखा है, पीड़नासत्व दिखाई देगा। और नाद, आकाशीय नाद, यहाँ दोषों का संचय होने के बाद आकाशीय नाद भी दिखाई देते हैं। इसको बुद्धि के नाद बोलना है या नहीं बोलना, ये बात अलग है, लेकिन पार्थिव नाद कम दिखाई देते हैं, आकाशीय नाद ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसका सविस्तर वर्णन मैंने पहले बहुत बार किया है, इसके कारण भी मैंने पहले बहुत बार लेक्चर में दिए हैं, इसलिए अब उसके ऊपर ज़्यादा विश्लेषण न करते हुए हम आगे जा सकते हैं। निदान के बारे में हमने 3 विचार किए, एक बेसिक कॉजेस, दूसरा हम क्या करेंगे और वो निदान की ओर कैसे जाएंगे, और तीसरा प्रत्यक्ष परीक्षण के हिसाब से। अब थोड़ा आगे जाते हैं। संप्राप्ति, इसमें जो भी निदानार्थक 3 अभी स्लाइड्स के ऊपर हमने बहुत सारे विचार किए, उसमें से जो भी घटक है या जो घटनाएं घटती है, उनका बार बार होना, ये हमें विषाद की ओर ले जा सकता है। बात समझ में आ गई? जो भी घटना घटित होती है और जिसके कारण हमें विषाद का सामना करना पड़ता है, वो घटना बार बार होना,
एक ही घटना बार बार होना, ये और वो उसमें हमें रुचि नहीं रहना, ये एक संप्राप्ति की ओर या व्याधि का शरीर में, मन में पूरी तरीके से आ जाना, इसके लिए ये एक महत्वपूर्ण कारण भी है और ऐसी ही संप्राप्ति घटित हो सकती है। अभी ग्रंथों में जैसे दिया गया है, सप्त धातु विकृति है तथा मन की विकृति है, इसके बारे में भी ग्रंथों ने बहुत सारा वर्णन किया है। रस रस से तो हमने देख लिया, रस, रक्त, मांस, मेद, शुक्र, ओज, अक्षय, ये सभी धातुओं की अवस्था, कोई व्याधि, उस व्याधि में ज़्यादातर मन का या तन मन धन का, मैंने जो अभी बताया वैसे रहना, और जिसके कारण थोड़ा सा मानसिक असंतुलन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विषाद की ओर हमें ले जा सकता है, रुग्ण को ले जा सकता है। अब इसके बाद हम चिकित्सा सूत्र देखेंगे। सबसे पहला चिकित्सा सूत्र और बढ़िया, कि जिसके चलते मैंने बहुत सारे रुग्णों में बहुत अच्छी चिकित्सा की है, बहुत सारे रुग्ण इस अवस्था से बाहर भी आ गए हैं। उसमें सबसे पहला है संवाद। इसमें भी हम दो प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक 10-12 साल के यदि कोई लड़के ऐसी अवस्था में हमारे सामने आ जाते हैं, तो घर वालों को पहले हमें बताना पड़ता है कि वो इस अवस्था से जा रहा है, इसकी चर्चा आप घर में कभी भी आपके मुंह से नहीं होनी चाहिए। जैसे वो विषाद के कारण ग्रस्त हो गया है, डिप्रेशन में चला गया है, लेकिन अरे तुम्हारा ये डिप्रेशन कब तक चलता रहेगा, आगे जाकर घर के लिए भी कुछ काम करना है या नहीं करना है, ऐसी बातें घर वालों ने कभी भी उसके सामने नहीं करनी है। यदि ये होता है तो घर वालों के साथ पड़ोस में रहने वाले जो भी लोग हैं या समाज में जो जहाँ जहाँ वो व्याधिग्रस्त रुग्ण जाता है, वहीं हमें इसका थोड़ा सा अंदाजा वो सब लोगों को भी देना है। ये उसके आसपास के बाजू वालों लोगों के लिए हो गया। वैद्य या डॉक्टर जो भी उसकी चिकित्सा कर रहा है, उसने उसके साथ संवाद कैसे करना है, ये भी एक कला है। ये भी एक कला, मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, तुझे ये डिप्रेशन से मैं बाहर निकलता हूँ, ये दवा ले ले, चला जा, ऐसी बात भी हम कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने प्रारंभ से ही, अरे तुझे डिप्रेशन है ही नहीं, थोड़ा कुछ भी विचार मन में आ रहे हैं वो हम निकाल देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसी बात हमने की तो रुग्ण आपके वश में आ जाएगा। वरना बाकी सब जो डॉक्टर्स लोग करते हैं कि नहीं ठीक है, ये ड्रग्स लेते रहो, जब तक ड्रग्स लेते रहोगे तब तक तू ठीक रहेगा, वो ड्रग्स के बाद ड्रग्स के कारण उसके ऊपर शरीर पर और कुछ विपरीत परिणाम भी होने लगते हैं, वो भी सह ले। यही बात जाते जाते वो बहुत सारा उसमें डीप जाता है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई एलोपैथिक चिकित्सा से बाहर ही नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर ये बातें घटित हुई दिखाई देती है। वो उस दवाइयों के ऊपर निर्भर होने लगते हैं। यदि वो दवाइयाँ नहीं खाई तो उनको फिर से वो सब पिछला जो भी घटित हुआ है वो मन में आना शुरू हो जाता है, उसके हिसाब से फिर वो डीप जाना शुरू हो जाते हैं। ऐसी बात हो सकती है। इसीलिए रुग्ण के साथ वैद्यों ने भी जो संवाद करना है, उसमें सबसे पहला
उसको आश्वासन देना है। ठीक है भाई, आयुष्य में कुछ घटना घटित हो चुकी है, लेकिन उसके ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे वो भुलाकर हमारे आगे का जो भविष्य है उसके बारे में विचार करते करते इस घटना से बहुत आगे निकल सकते हैं। ये बात उसके मन में यदि हमने एक ही बार में पहली विजिट में ये सब नहीं होगा, लेकिन जैसे 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 वो हमारे साथ बातें करते रहेगा, उसके लिए हमें थोड़ा समय भी निकालना पड़ेगा। हमारी जो रूटीन ओपीडी होती है उससे अलग समय उसको देना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे उसका आपके ऊपर, आपकी दवाइयों के ऊपर विश्वास बढ़ता रहेगा, तो वो उसको आप इस अवस्था से जल्दी बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए ये संवाद ये एक महत्वपूर्ण होना चाहिए। रुग्ण वैद्य, रुग्ण घर वाले, रुग्ण उसके आसपास वाले, पड़ोसी, सभी लोगों ने उसको थोड़ी ना थोड़ी थोड़ी तो मदद करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो अच्छी तरह से ठीक हो पाएगा। चिकित्सा सूत्र दूसरा भाग मैंने आपके सामने रखा है। पहली बात तो मैंने बोल दिया अभी, आश्वासन चिकित्सा। इसमें भी हम बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी हम बहुत सारे कारणवश, जो भी कारण इसके लिए घटित हो गया है उसके हिसाब से हम बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। एक 10-15 दिन पहले की बात है, मुझे पहले ही बताया गया, एक वैद्य से मुझे फोन आ गया, सर एक गतिमंद गतिमंद पेशेंट मैं आपके पास भेज रहा हूं, उसका बाकी सब ठीक है, लेकिन गति नहीं, उसकी शरीर में जो भी, जैसे कि शारीरिक अवस्था में अवसाद आ जाता है, ऐसे जो मैंने बोला, वैसे उसकी गतियां बहुत कम है। हम चर्चा कर रहे हैं आश्वासन और संवाद, ये दो शब्द पर चर्चा कर रहे हैं। वो रुग्ण मेरे सामने आकर बैठ गया, बहुत सारे उसकी 10-13 साल का लड़का है अभी भी। उसकी माँ भी आई, उसकी दादी आ गई, पिताजी थे, चाचा थे, 3-4 लोग उसके साथ थे। मैंने मेरे दाहिनी तरफ मेरा पेशेंट चेक करने का टेबल है, उसके ऊपर उसको बिठाया था और बाकी सब लोग मेरे सामने बैठे थे। धीरे धीरे मेरे समझ में आ गया बात कहाँ पर अटक गई है। सभी लोगों ने मुझे बता दिया है, सर इसको एग्जाम में अच्छे मार्क मिलते हैं, ये होता है वो होता है सब, लेकिन जाते जाते एक कोई बोल गया, लेकिन वो बहुत चिड़चिड़ा है। गली में कभी भी बाहर निकलता है तो सब उसके उम्र के बच्चे उसको जाड़ा है, मंद है, ऐसी बातें उसके साथ करते हैं, तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है। यानी थोड़ा मन भी इसमें आ गया है, और सिर्फ गतिमंद नहीं है, थोड़ा मन की भी इसमें उपस्थिति, या उसमें भी उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये मेरी बात ध्यान में आ गई। तो धीरे धीरे मैंने उसके एग्जाम्स के रिजल्ट्स पूछे, कुछ स्तोत्र आते हैं क्या, राम रक्षा आता है, गीता के कुछ श्लोक कहता है क्या, ऐसी बातें करते करते सबसे सभी लोग मुझे जो बता रहे थे उसकी एक बार मैं परीक्षा करना चाहता था, कि उसको आप एक वस्तु दे दो, वो ठीक तरीके से, वो गतिमंद है ये मुझे बता रहे थे, वो ठीक तरह से पकड़ नहीं पाएगा, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी उसके कम है, ऐसे सभी ने मुझे बताया था। धीरे धीरे मेरे बात समझ में आने की, ये सभी लोग उसको गतिमंद बोल रहे हैं, ऐसे मेरे ध्यान में आ गया।
वो मुझसे 4-5 फीट दूरी पर बैठा था। मैंने क्या किया, मेरा मोबाइल मेरे दाहिनी ओर था, मैंने पकड़ा और उसके ऊपर फेंक दिया। ऐसी सिर्फ एक्शन की, मैंने मेरा मोबाइल उसके ऊपर उसके तरफ फेंक रहा हूँ, ये एक्शन मैंने की। उसने उसके दोनों हाथ इतने जल्दी सामने लाए कि जैसा कि एक क्रिकेट का बॉल पकड़ने के लिए जो स्थिति आती है, उसी की तरह उसने मेरा मोबाइल कैच करने के लिए 1 सेकंड में उसने क्रिया कर दी। ये दिखाई देने के बाद सब लोग अचंभित हो गए। अरे भाई, आप सब लोगों ने उसको गतिमंद ठहराया है, मेरा मोबाइल गिर न जाए, ये बात उसके मन में आने के बाद उसने तुरंत उसको रिएक्शन दे दी और वो पकड़ने के लिए उसने हाथ सामने कर दिए। ये मैंने बात जब बोली, संवाद और घर के लोगों को भी आश्वासित करना है, अरे भाई नहीं, वो गतिमंद नहीं है। दूसरी बार जब वो मेरे पास आ गया तो फिर उसके साथ दादी माँ जो थी वो बोलने लगी, सर ऐसा होता है वैसा होता है। उसके क्लास में एक लड़का है, वो उसको बहुत चिढ़ाता है। वो उसका चाचा भी दादी के साथ बैठा था। मैंने चाचा से पूछा, अरे कभी आपने इसको बताया है क्या, जो भी उसको चिढ़ाता है उसके कान के नीचे लगानी है, ऐसे आपने बोला है क्या? अरे सर ऐसा होगे तो क्या होगा, अरे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये बात आप समझ क्यों नहीं रहे? ऐसी बात जब मैंने बताई, तब तीसरी विजिट जब हो गई तो बहुत सारा अच्छा है ऐसे सभी लोग आज मुझे बोलने लगे हैं। उसका चेहरा पूरा चेंज हो गया है। वो जो सभी हमेशा डिप्रेशन में दिखाई देता था वो भी अब नहीं है। वो छोटी जो बहन है उसके साथ सब पूरा दिन खेलता रहता है। ऐसी बातें सामने आने लगी। सिर्फ इसमें आश्वासन और संवाद, ये दो ही चिकित्सा। हाँ ठीक है, कोई दवाइयाँ भी दे दी होगी मैंने, वो केस पेपर देखने के बाद भी मैं बता सकता हूँ, या अभी भी ये लेक्चर खत्म होते वो भी बताऊंगा। लेकिन ये पहली बात होने चाहिए उनके घर वालों के साथ, रुग्ण के साथ ऐसा संवाद। और मैंने पहले ही बोला, उम्र के हिसाब से उसके साथ हमारी चर्चा होनी चाहिए। यदि कोई 35-36 साल की औरत हो, उसका पति गुजर गया हो, तो उसके साथ बात हम क्या करेंगे वो भी अलग हो सकती है। 50-60 की उम्र के रुग्ण है, अभी मेरा लड़का मुझे साथ में नहीं रखता, इसी के कारण वो कुछ दुखी है, तो उनका उनके लिए हमारे पास अलग अलग विषय मन में हमेशा के लिए तैयार रहने चाहिए। और एक केस मेरे सामने ऐसे आई थी, 60 साल के बाद भी पुरुष की इच्छा कम नहीं हो रही थी। हम सब वैद्य लोग हैं, इसलिए ये केस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और उसकी जो पत्नी थी वो मेरे सामने आकर बैठी थी, और सर इसमें आप कुछ मेरी मदद कर सकते हैं क्या? अभी इतनी उम्र हो गई है फिर भी वो ठीक है ना। एक किसी का रज तम कुछ गुण ज़्यादा हो सकता है, उसी के कारण, या आज तक 60 साल का जो भी उसका अनुभव होगा उसी के कारण, या बचपन में कुछ गलत बातें सुनी हुई पढ़ी हुई उसी के कारण, अभी जो मैंने मीडिया की जिक्र किया उसमें दिखाई देने वाले कुछ कारणवश। लेकिन धीरे 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 उसको समझा देना है। अभी इस उम्र के बाद ज़्यादा होने वाला शुक्रक्षय भी ओज नाश कर सकता है। ऐसी बातें जो भी हमें आती है ग्रंथों में दी गई है, ऐसी बातें करते करते उसको और उस दाम्पत्य को ये जो भी लक्षण निर्माण होने वाले जा रहे हैं उनसे हम बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए उम्र के हिसाब से मैंने बोल दिया था। अब आगे चलते हैं, शारीरिक लक्षणों का उपशम। इसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो वैद्य नाड़ी परीक्षा करते हैं, जो वैद्य उदर परीक्षण करते हैं, जो रुग्ण से अच्छी बातें करते हैं,
रुग्ण जो उनको लक्षण बताते हैं उसके लिए बहुत सारे, यकृत के लिए हमने सुना है फलत्रिकादि है, मूत्रपिंड के लिए गोक्षुरादि है, रजनी योग वरांगक प्लीहा के लिए है। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हमारे पास है, उनका प्रयोग करके उसके जो शारीरिक व्याधि है वो भी हम अच्छी तरह से कम कर सकते हैं। यदि यदि शारीरिक व्याधि के कारण ही विषाद हो रहा है तो हमें उसी के उसका जो भी व्याधि है वैसा ही अन्य रुग्ण में जिसमें हमने बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं या हमें मिले हैं उसके उदाहरण इस रुग्ण के सामने हमें रखने हैं। अरे नहीं भाई ठीक है, तू भी ठीक हो सकता है, ये देख मेरे सामने ऐसा ऐसा पेशेंट एक ठीक हुआ है, अभी उसका नसीब अच्छा था वो जल्दी हो गया, तुम्हारे नसीब में थोड़ा देर लग सकती है लेकिन तू भी ठीक हो सकता है। शारीरिक लक्षण भी कम करने हैं और उसके साथ मानसिक भी लक्षण हमें उसके ठीक करने हैं, कम नहीं हो सकते, ठीक कर सकते हैं। शारीरिक लक्षण तो उनका उपशम ही कर सकते हैं, लेकिन मनोवस्त्रोतस के जो भी लक्षण रहते हैं उसमें हम उसको आधार देकर धारिष्ठ देकर वो जो दोष बढ़ रहे हैं मानस वाले उसको हम मर्यादित कर सकते हैं। यदि हमारे पास कुछ अच्छी दवाइयाँ है तो उनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। मैं जो दवाइयाँ यूज़ करता हूँ वो आगे बताऊंगा। ये चिकित्सा सूत्र हमें ज़्यादातर हमने यदि प्रयोग में लाया तो बहुत सारे रुग्ण शारीरिक व्याधि से भी और मनोव्यव स्रोतस में भी यदि कुछ कंप्लेंट्स हो गई है तो वो भी हम अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला बहुत सारी दवाइयाँ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके भी हर एक द्रव्य के सश्लोक बहुत सारे व्याधियों में पहले मैंने विश्लेषण दिया है, इसीलिए अभी ये 4-5 दवाइयाँ औषधियाँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं बहुत विस्तृत नहीं जानकारी दे दूंगा। मौसी तिक्ता कषायाच्या मेद्या कांति बलप्रदा आदि सभी श्लोक मैंने पहले ही आपके सामने रखे हैं। वैसे ही ब्राह्मी है सबसे असरदार और मेरे प्रयोग में आता है वो सुवर्ण भस्म है। सुवर्ण भस्म ये पूरा मैंने खुद ने तैयार किया, इसके साथ सुवर्ण सिंदूर प्रक्रिया से तैयार किया। सुवर्ण भस्म जरूरत पड़ी तो सुवर्ण सिंदूर भी मैं यूज कर सकता हूँ, यूज करता हूँ। आगे जाकर और 2 दवाइयाँ है, प्रवाल भस्म है और मक्षिक भस्म है। आप ये 5 द्रव्यों के ग्रंथोक्त निघंटुक में जो भी गुण दिए गए हैं वो आप देख लीजिए या मेरे पहले लेक्चर्स भी देख सकते हैं, उसमें भी इसके बारे में बहुत सारा अच्छा विश्लेषण हमने किया है। ये 5 औषधियाँ मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, और शारीरिक जो भी लक्षण है उसके लिए जो भी आवश्यक दवाइयाँ रहती है वो इसके साथ हम दे सकते हैं। और अंतिम स्लाइड्स देखने से पहले उपशय अनुपशय इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, मैंने जो बीच में बताया था, रुग्ण वैद्यवश होना चाहिए। यदि नहीं है तो हमें उसको वैद्यवश बनाना है। यदि वो वैद्यवश नहीं है तो हमें उसको बनाना है, तभी जाकर हम उसकी अच्छी तरह से चिकित्सा कर पाएंगे। शारीरिक जो भी लक्षण है वो कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इसकी भी चर्चा हो गई है। और इसी के हिसाब से उपशय मिलना है या अनुपशय मिलना है ये तय होगा। इसीलिए ये 2-3 पॉइंट्स मैंने उपशय अनुपशय में लिए हैं। यदि हमारी औषधियाँ उसके शारीरिक व्याधि में अच्छी तरह से लाभदायक नहीं हो रही है तो भी वो आपके वश में नहीं आएगा, आपकी बातें सुनता रहेगा लेकिन उसके ऊपर कुछ रिएक्शन नहीं देगा। अरे सर मेरा सर दर्द बंद नहीं कर रहे हैं आप, और बाकी मेरा ऐसे वो बोलता रहेगा। बाकी कुछ भी जो है वो हमें दवाइयों से, पंचकर्मों से,
जो भी आप कर सकते हैं उसी के चलते वो पहले शारीरिक लक्षण उसके सब कम करने पड़ेंगे, तभी जाकर वो मानस व्याधि में उसको थोड़ा सा उपशय मिलेगा। या वरना यदि मानस व्याधि बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसको अनुपक्षय ही लगता रहेगा, क्योंकि आप शारीरिक लक्षण उसके कम नहीं कर पा रहे हैं। तो समुपदेशन और कुछ 4-5 औषधियों के बारे में, मनोवस्त्रोतस के बारे में अभी मैंने विचार आपके सामने रखे हैं। मेरे हिसाब से 55 मिनट का समय चला गया है। इसके बारे में हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय की पाबंदी के हिसाब से मुझे लगता है अब मुझे रुकना पड़ेगा। यदि कोई सवाल है तो आप एक 5 मिनट में, हम 5 मिनट तक तो पूछ सकते हैं। मानसी, धन्यवाद आप सभी को। मानसी। धन्यवाद सर। मानस व्याधि यह विषय बहुत गहरा है। उसके बारे में जितने बात करें उतना भी कम है। जितनी ज्यादा बातें करें उतनी हमें डाइजेस्ट करने के लिए भी हेवी हो जाएगा। मेरे ख्याल से सर ने जितनी भी बातें आज कही है, हम सभी उस पे चिंतन कर सकते हैं, उस पे मनन कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में अगर कोई भी शंकाएं मन में उपस्थित हो सकती है, तो उस शंकाओं का निरसन सर करने के लिए सदैव उपलब्ध है। अपनी शंकाएं आप गुरुवचन ग्रुप पे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। सर उनकी फुर्सत से हर सवालों का जवाब भी आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। मैंने गुरु, पहले जैसे कहा था। एक मिनट, गुरुवचन ग्रुप पर नहीं डाल पाएंगे। एक दो चैट बॉक्स में नंबर दे दीजिए, जयश्री का और आपका, और हाँ उस सर। पर किसी को सवाल जो भी पूछने हैं वो पूछने को बोल दो। हाँ सर। वैद्य जयश्री जी से मेरा अनुरोध है, चैट बॉक्स में वो 2 नंबर डाल लीजिए, ताकि जो भी कुछ सवाल है, आशंकाएं है, वो सभी वैद्यगण हमारे हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक 2 नंबर पे आप सभी अपने मन की शंकाओं का निरसन प्राप्त कर सकते हैं। वैद्य जयश्री जी और मेरा नंबर व्हाट्स चैट बॉक्स में हम डाल देते हैं। चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या वरना चारों ग्रुप में बाद में ग्रुप पर भी डाल सकते हैं आप। हाँ, ग्रुप पे भी डाल देंगे। चैट बॉक्स में अभी-अभी वैद्य जयश्री ने उनका मोबाइल नंबर डाल दिया है। आप सभी उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। आज का व्याख्यान बहुत ही मौलिक सिद्धांतों से भरा हुआ था सर। मैंने जैसे पहले कहा था कि आपके कंक्लूड करके व्याख्यान पहले, के बाद। हाँ पहले कंक्लूड कर दीजिए, बाद में हम चर्चा करेंगे। जी सर। आज के इस व्याख्यान का सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए मैं, हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट है, वैद्य विलोक जी भारतीय सर, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरुवचन ग्रुप की ओर से मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि ये जो व्याख्यान है किसी भी रुकावट के बिना कंडक्ट हुआ है। वो सब आप ही की मेहनत का फल है, जो हम इतनी अच्छी तरह से सर का मार्गदर्शन सुन सकते हैं। आप सभी वैद्यवर जो इस व्याख्यान से जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ। और अंत में, वैसे गुरु का आभार तो नहीं किया करते, लेकिन सर ने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए उपलब्ध किया है, इसलिए सर मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करती हूँ। धन्यवाद।